सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना इस कमाल के चैप्टर में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, क्योंकि आज की इस वीडियो में अपना वांग लिन पुराने वाले फॉर्म में आने वाला है। तुम में से जो लोग कल की वीडियो में शिकायत कर रहे थे कि यार ये चैप्टर तो इतना बोरिंग है, ये वो ब्ला ब्ला इटीसी, तो उनको आज जवाब मिल जाएगा। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था जहाँ पे वांग पिंग अब अपने खुद के सफर पे रवाना हो जाता है। इसने अपनी एक एम्पायर भी खड़ी कर ली थी जिसे कि उसने सेलेस्टियल एम्पायर का नाम दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रीड को भी देखते हैं जो कि यूनशिया प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाता है। इसी के साथ वांग लिन जो कि अब पूरी तरीके से कल्टीवेशन लाइफ को जैसे छोड़ चुका है, वो अब एक तरीके से मॉडल बन के रह जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम वांग पिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी माउंटेन पे आ जाता है जहाँ पर वो अपने फादर के साथ यानी कि वांग लिन के साथ बचपन में आया करता था, जहाँ पर की ग्रैंडपा सन शी यानी कि वांग लिन का वही दोस्त, तो उसकी ग्रेव भी मौजूद थी। और अब वांग पिंग डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के पास जाएगा और अपने कुछ सवालों के वो जवाब लेके आएगा, क्योंकि उसने अपनी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी बिता ली थी जिसमें कि उसने 19 साल तक अपने फादर के साथ मजे किए, जिसके बाद उसने 8 साल तक ट्रैवल भी किया और फिर अपनी खुद की एम्पायर बनाया। फिर सारे एम्पायर उसके साथ मिल गए और 10 सालों तक उसने इस एम्पायर पे रूल किया। ऑलमोस्ट वो सब कुछ हासिल कर चुका है जो वो करना चाहता था, और अब बारी थी कि वो अपने उन सवालों के जवाब ले जिन्हें कि उसे आज तक वांग लिन से नहीं मिला। इसी के साथ किंग यी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो वांग लिन से भी मिलना चाहती थी। अब यहाँ पे किंग यी और वांग पिंग ये दोनों वांग मेंशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा ओल्ड लग रहा था। उसका जो लास्ट सर्वेंट था वो भी अब ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका था और अभी भी वांग लिन की ठीक ठाक सेवा किया करता था। अब यहाँ पे 37 साल बाद वांग मेंशन के सामने वांग पिंग खड़ा था। उसके आंखों के सामने अपने फादर से जुड़ी बचपन की वो सारी मेमोरीज आने लगती है और वांग पिंग अपने फादर से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। अब वांग पिंग और किंग ये जैसे ही मेंशन के अंदर कदम रखते हैं, वांग लिन इनके सामने एक टेबल पे बैठा था और जैसे ही उसकी नजर वांग पिंग पे जाती है जो कि अब बूढ़े होने के रास्ते पे चल चुका था, उसके बाल भी हल्के हल्के सफेद थे, लेकिन वांग लिन की नजरों में वांग पिंग अभी भी 37 साल का था। अब गाइस, यहाँ पे स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वांग पिंग क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसके क्लिप्स कहीं पे भी अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर वांग लिन के बेटे की जगह वांग लिन की जो ओल्ड क्लिप्स है उन्हें यूज कर रही हूँ उसके बेटे के तौर पे, क्योंकि मुझे ऐसा सही नहीं लगा कि कुछ और या किसी और को ऐड करना, क्योंकि आफ्टर ऑल नॉवल में भी यही कहा गया है कि वांग लिन का बेटा जो वांग पिंग है वो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और उसकी जो पर्सनैलिटी है ये बिल्कुल उसके फादर की तरह है। तो वांग लिन की ये जो ओल्ड क्लिप्स तुम्हें दिख रही है इसमें और न्यू में कंफ्यूज मत होना। अभी जो वाला वर्जन हम वांग लिन देखते हैं वो वांग लिन है और जो पुराना वाला है वो वांग पिंग है। सो मूव टू द स्टोरी। 37 सालों में पहली बार अपने बेटे को देखने के बाद वांग लिन उससे बस इतना ही कहता है कि आओ साथ में बैठ के खाना खाते हैं, खाना भी गर्म है। यहाँ पे वांग पिंग जो कि 37 साल बाद अपने फादर को देख रहा था वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वांग लिन की ये जो जेंटल वर्ड्स थे ना, जिसमें कोई हेजिटेशन नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ भी नहीं, उस पोलाइटनेस और काफी ज्यादा प्यार, ये देखते साथ ही उसका हार्ट और ज्यादा मेल्ट होता है। वो इमीडिएटली वांग लिन के सामने नील डाउन हो जाता है और अपने सर को उसके आगे झुकाते हुए बहुत ज्यादा रोने लगता है। यहाँ पे किंग ये भी सेम ऐसा ही करती है और उसे फादर कहती है। वांग लिन यहाँ इन दोनों को उठाता है और कहता है कि चलो साथ में खाते हैं, और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी जो कि उसके 37 साल के इंतजार को बयां कर रही थी। अभी तो 37 साल में किंग ये ने बहुत कुछ सुना था कि वांग लिन ही वही शूमू है जिससे कि पूरा का पूरा 1000 इल्यूजन प्लेनेट खौफ खाता है। ये वही इंसान है जिसका इस पूरे के पूरे रानियम प्लेनेट पे एक अलग ही दबदबा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग पिंग जो कि वांग लिन से सवाल करना चाहता था, लेकिन वो फिलहाल के लिए बस उसके सामने सर झुका के बैठा था। वांग लिन अपने बच्चे को अच्छे से जानता है, तो वो बहुत ही धीमी आवाज में कहता है कि वांग पिंग अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जो सुन के वांग पिंग भी अब हेजिटेट नहीं करता और वो वांग लिन की तरफ देखते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि फादर, मुझे मेरे मदर के बारे में जानना है। एंड गाइस, अगर तुम नॉवेल अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि ये दूसरी बार है जब वांग पिंग वांग लिन से ये सवाल कर रहा है। वांग लिन भी कहीं ना कहीं जानता था कि बड़े होकर ये अपने माँ के बारे में तो जरूर पूछेगा, क्योंकि ये इसी का बच्चा है, तो क्यूरियोसिटी तो कूट कूट के भरी है इसके अंदर, और वो भी जानता था कि एक ना एक दिन इस सवाल का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वांग लिन भी आसमानों की तरफ अपनी नजरों को उठाते हुए एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और ये
कहानी एक ऐसे प्लेनेट की है जो कि हमारी इस जगह से बहुत दूर एग्जिस्ट करती है और उस प्लेनेट का नाम है सुजाकू। जब वांग लिन ये स्टोरी शुरू करता है तो उसकी वॉइस में एक अलग ही कोल्डनेस होती है और वो अपनी 900 साल की उस कल्टीवेशन जर्नी का यहाँ पे जिक्र करता है और इनको कहानी सुनाना शुरू कर देता है और वो इन्हें बताता है कि इनकी कल्टीवेशन की जर्नी कैसे शुरू हुई। हैंगयू सेक्ट से लेकर तियानदास सेक्ट तक वांग लिन की जर्नी का हर एक पन्ना वो इनके सामने खोल के रख देता है और ये कहानी बहुत 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 लंबी चलती है। और किंग यी और वांग पिंग बहुत ही गौर से इस कहानी को सुनते जा रहे थे। यहाँ पे किंग यी भी वांग लिन को गौर से देख रही थी और उसकी कहानी को सुनते जा रही थी। हालांकि उसे पता था कि इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो वांग लिन यानी कि वांग पिंग का फादर खुद है। जिसके बाद वांग लिन कहता है कि फिर एक लड़की आती है जिसका नाम है लू मई और यहीं से पूरी कहानी फिर एक ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न लेती है जो सुन के तो किंग यी के आंसू छलक पड़ते हैं। पर यहाँ पे देखने वाली बात तो वांग पिंग की थी जिसका चेहरा नीचे की तरफ लटका हुआ था, उसका एक्सप्रेशन देखा नहीं जा रहा था, लेकिन हाँ अपनी मदर के बारे में वो हर एक सच्चाई सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी पूरी कहानी सुना देता है और अब आसमान की तरफ देखकर वो वापस से अपने वाइन को पीने लगता है और वांग पिंग जो कि बिल्कुल शांत यहाँ पे बैठा था कि तभी किंग यी उसका हाथ पकड़ती है और वो देखती है कि ये बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। और तभी किंग यी जब उसे थोड़ी हिम्मत देती है तो वांग पिंग हल्की आवाज में कहता है कि फादर आपकी कहानी बहुत कमाल की थी, लेकिन अब मैं थोड़ा थक चुका हूँ इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो कमरे में चला जाता है और वांग लिन भी जानता था कि उसके बेटे के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। अपने माँ के बारे में ये सब कुछ जानकर वाकई में उसे शौक तो लगा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग पिंग रूम में जाते साथ ही बिल्कुल शांति से बैठ जाता है। वो चांद की तरफ देख कर धीमी आवाज में कहता है कि अच्छा तो ये जवाब था जो कि मेरे फादर पिछले 60 साल से मुझे बताना नहीं चाह रहे थे कि मुझे मेरी माँ ने एक डीमन में रिफाइन कर दिया था जिसके अंदर बस नफरत ही नफरत थी। और यहाँ पे बेचारी किंग ये भी चुपचाप बैठी थी लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि वांग पिंग यहाँ से चुपचाप चला जाता है। वांग पिंग को लगा कि शायद वांग लिन को पता नहीं चलेगा, लेकिन वांग लिन अपनी खिड़की के विंडो से उसके कैरेज को जाता हुआ देख रहा था और उनके जाते ही वांग लिन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद एक दिन तुम समझ जाओगे। यहाँ पे जाते हुए वांग पिंग किंग यी से कहता है कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, चलो हम कहीं उस माउंटेन में ही सेटल हो जाते हैं। किंग ये भी मान जाती है और अब ये लोग किसी नॉर्मल ओल्ड कपल की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और बाकी के टाइम वांग पिंग बस कार्विंग्स करता था और अपने फादर के साथ बिताए गए उन लम्हों को याद करता था। वो अपने दिल से अभी भी अपनी माँ की इस कड़वी सच्चाई को बाहर नहीं निकाल पाया था, लेकिन वो वांग लिन की उन पुरानी यादों को याद करके कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा शांत कराता है और वो सबसे पहली मूर्ति वांग लिन की बनाता है जो कि वांग लिन का यंगर वर्जन था। और इस मूर्ति को देखते साथ ही वांग पिंग को बहुत नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है कि कैसे बचपन में वो अपने फादर के साथ रहा करता था। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि 10 साल और बीत जाते हैं और इस दौरान वांग पिंग भी और ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी भी कार्विंग्स करता था और बस अपने फादर के बारे में ही सोचता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन 10 सालों में रीइंकार्नेशन साइकिल भी घूमता है और वांग लिन की हेवन के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ना चाहते हुए भी वांग लिन बहुत ही अच्छे से समझने लगता है। उसे कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट हासिल होती है और वांग लिन कहीं ना कहीं खुद को रोक भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके डोमेन में ये जो लाइफ एंड डेथ का जो पार्ट था, स्पेशली लाइफ वाला पार्ट, ये कहीं ना कहीं पहले से और ज्यादा एनहेंस हो रहा था। इसमें लाइफ वाला पार्ट वांग लिन और अच्छे से समझ पा रहा था क्योंकि 70 साल से ज्यादा जिंदगी लाइफ एक मॉडल की तरह यहाँ पे जी चुका है तो उसे लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 साल और बीतते हैं और वांग पिंग और ज्यादा बूढ़ा हो जाता है और वो अभी भी कार्विंग्स करता था, लेकिन वो ये बात समझ चुका है कि क्यों उसका फादर उसे कल्टीवेट करने नहीं देता था। वो एंड में कहता है कि सही मायने में नॉर्मल लाइफ ही बेटर है कि हम दुनिया में आते हैं, जीते हैं और बस शांति से निपट जाते हैं। इसी के साथ वांग पिंग किंग ये से कहता है कि मेरे मन में जो मेरी मदर के लिए क्वेश्चन था उसका जवाब तो मुझे मिल चुका है, लेकिन मुझे पता है कि इसके अलावा भी एक और रीजन है कि मेरे फादर मुझे क्यों कल्टीवेट करने नहीं देना चाहते, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे ये सवाल करूं। इसी के साथ वांग पिंग बताता है कि किंग ये मुझे लगता है कि मेरा अंतिम वक्त बहुत करीब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसा कि तुमने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था कि तुम एक रीइंकार्नेशन साइकिल तक मेरे साथ रहोगी और मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो, तुम्हें याद रखना है कि तुम आगे बढ़ोगी और अपनी जिंदगी को आगे जियोगी। अब यहाँ पे ये सुनकर किंग ये इमोशनल हो जाती है और कहती है कि कल्टीवेशन मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए अगर मैटर कुछ करता है तो वो आप है, मैं आफ्टर लाइफ में भी आपको ही चेस करना चाहूंगी। अब यहाँ पे ये दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में तेज हलचल होती है और हम देखते हैं कि जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम है इसके नॉर्दर्न डोमेन वाले एरिया में बंदा जो कि असल में एक ट्रू सेलेस्टियल मैसेंजर है यानी कि थंडर टेम्पल का मैसेंजर, वो यहाँ अपने थंडर बीस्ट के साथ तेजी से इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था। बंदा जो कि तेजी से रानियन प्लेनेट की तरफ
तरफ ही बढ़ रहा था, वो अपने मन में कहता है कि मुझे उस बंदे को सबक सिखाना ही पड़ेगा जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल का फेक मैसेंजर बन के यहाँ घूम रहा है और अपनी दादागिरी दिखा रहा है। बेसिकली असल में ये जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल है, इन्हें वांग लिन के हुआन फैमिली के साथ किए गए उस इंसिडेंट की खबर मिल गई थी और चारों डायरेक्शन में यही बात फैल चुकी थी कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल से एक मैसेंजर ने आकर हुआन फैमिली के एंसेस्टर की जान ले ली। अब ये जो खबर थी ये ऐसे आग की तरह फैली कि जो खुद थंडर सेलेस्टियल टेंपल था उसे इस मामले की जांच के लिए यहाँ ऑल हेवन स्टार सिस्टम में भेजा गया और यही था वो मैसेंजर जो कि बेसिकली वांग लिन की तलाश में यहाँ रैनियन प्लेनेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो वांग मेंशन में अकेले बैठकर वाइन के मजे ले रहा था। तभी यहाँ आसमान गूंज उठता है एक थंडर बीस्ट जो कि यहाँ पे तेजी से दहाड़ मारता है। पूरा का पूरा रैनियन प्लेनेट जैसे इसकी आवाज से गूंज उठ रहा था। क्या कल्टीवेटर और क्या मॉर्टल सभी लोगों की आंखें दंग रह जाती है और सभी आसमान की तरफ बस हैरानी के साथ देख रहे थे। और ये जो मैसेंजर था इसके मन में बस एक ही चीज थी कि मुझे हर हाल में उस बंदे को सबक सिखाना है जो कि यहाँ फेक मैसेंजर बन के घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी माउंटेन के ऊपर एक छोटे से घर में वांग पिंग और किंग यी को देख रहे थे जहाँ पर वांग पिंग अपनी एक आखिरी मूर्ति को पूरी कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मैसेंजर है ये आ चुका था और इसकी नजर पूरे रैनियन प्लेनेट पे जाती है। ये अपने डिवाइन सेंसेस से उसी मैसेंजर यानी कि शूंगू का पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी तरफ हम वांग पिंग को देखते हैं जो कि 72 साल का था। उस अधूरी सी स्टैचू को वो पूरी करते हुए अपने मन में कहता है कि फादर मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया है, जिसके साथ ही उसकी नजर बाकी के स्टैचूज पर जाती है जो कि उसने अब तक के साल में बनाया था। इनमें से कुछ स्टैचूज ऐसी भी थी जिसमें कि वांग लिन के साथ एक बच्चा था और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि वांग पिंग था। अब यहाँ पे हम उसी थंडर मैसेंजर को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने डिवाइन सेंसेस को जब फैलाता है तो उसे पूरे प्लेनेट पर कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं मिल पाता जो कि उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। वांग लिन भी इस एनर्जी को फील कर पाता है लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अब नहीं रही। वो जैसे कोई ओल्ड मैन बन चुका था और अपने चुपचाप वाइन को पिए जा रहा था। अब यहाँ इस मैसेंजर को ये लगता है कि शायद वो जो फेक मैसेंजर था वो कब का इस प्लेनेट को छोड़ के जा चुका है, इसी वजह से वो भी अब यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर रैनियन प्लेनेट के माउंटेन पर बसे एक छोटे से घर पे जाती है और वो अपने डिवाइन सेंसेस को उसी डायरेक्शन में बढ़ाता है और ये जो मैसेंजर है ये सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है। यहाँ पे इसके डिवाइन सेंसेस जैसे ही किंग यी टकराती है तो वो इमीडिएटली खून की उल्टियां करना शुरू कर देती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वांग पिंग जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो बस किंग यी को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि किंग यी आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? कि तभी यहाँ पे हम उसी मैसेंजर को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि अच्छा मतलब कि एक ऐसा मॉडल भी एग्जिस्ट करता है जो कि मेरे डिवाइन सेंस को भी रेजिस्ट कर पाए। अब यहाँ पे पलक झपकते ही वो उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। दरवाजा धड़ाम से खुलता है। वांग पिंग के इस घर के चारों ओर तेजी से बिजलियां गिर रही थी। यहाँ पे जैसे ही किंग यी से देख रही थी ऐसा लग रहा था मानो कि इसकी बॉडी और इसकी जो ओरिजिन सोल है ये अभी किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। किंग यी वांग पिंग के आगे खड़ी हो जाती है लेकिन यहाँ पे उसके पैर भी कप रहे थे और उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी पड़ रहा था। पर तभी वांग पिंग किसी मर्द की तरह आगे आकर किंग यी को अपने पीछे करता है और उसका हाथ टाइटली होल्ड करता है और इस मिडिल एज्ड मैन यानी कि इस थंडर मैसेंजर से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और बिना परमिशन के मेरे घर में कैसे घुसे? अब यहाँ पे ये वांग लिन की परवरिश थी कि वांग पिंग किसी से नहीं डरता था। वांग लिन ने उसे बचपन से ही सिखाया है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें हेवन के सामने कभी भी नहीं झुकना, तुम्हें किसी से नहीं डरना, स्पेशली उनसे तो बिल्कुल भी नहीं जो कि तुम्हें बुली करे। और वांग पिंग किंग यी का हाथ ऐसे थामे हुए था कि जैसे उसने पूरी दुनिया इस वक्त पकड़ रखी है और उसकी आंखों में वो किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था जो कि किसी मॉडल में देखना नामुमकिन है। अब ये जो थंडर मैसेंजर था उसका ध्यान वांग पिंग इसलिए अट्रैक्ट कर पाता है क्योंकि जब ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है ना तो जितने भी मॉडल्स थे सभी लोग यहाँ बेहोश हो जाते हैं सिवाय वांग पिंग के। इसी वजह से वो वांग पिंग की तरफ खींचा चला आता है और अब वो अपने डिवाइन सेंस को जब करीब से स्कैन करता है अपनी थंडर एनर्जी के जरिए से उसे जवाब मिल जाता है कि आखिर क्यों ये लड़का यहाँ बेहोश नहीं हुआ और वो स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा तो ये रीजन है। अब यहाँ पे ये स्माइल करते हुए जैसे ही एक कदम बढ़ाता है यहाँ से दूर वाटर सिटी में एक घर था जिसके अंदर की वांग लिन मौजूद था। वो इमीडिएटली वहाँ पे खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में जो वाइन का कप था वो भी पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है। वो ऊपर की ओर देखता है और उसकी नजरों में 72 साल में पहली बार वही कोल्डनेस हमें दिखती है। वहीं दूसरी तरफ वो थंडर मैसेंजर वांग पिंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम एक इंसान नहीं हो। मतलब इससे पहले कि ये कुछ कहता अचानक से वांग पिंग की बॉडी जो है वो बुरी तरीके से कांप उठती है। उसकी जो शैडो थी अचानक से मूव करती है और यहाँ पे सेलेस्टियल गार्ड हाजिर था। वो इमीडिएटली एक जायंट सा पंच सीधा इस बंदे की तरफ थ्रो करता है। अब ये जो थंडर मैसेंजर था ये समझ चुका था कि इस लड़के के बॉडी के अंदर एक पपेट है जो कि बहुत ही अच्छे से छिपा
छुपा हुआ है और उसके फिस्ट अटैक को देखते साथ ही वो यहाँ पे अपने हाथों में कुछ सील्स बना के उसकी तरफ थ्रो करता है। लेकिन ये जो सेलेस्टियल गार्ड या पपेट कुछ भी कह लो, इसका ये जो पंच था ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा कि वो उसके सील्स को तोड़ते हुए सीधा उस मैसेंजर की चेस्ट पे लैंड करता है और उसे 5 कदम पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। अब ये देखकर तो ये बंदा और पागलों की तरह हंसता है, कहने लगता है कि क्या बात है, तो एक हाई क्वालिटी का पपेट है। अब इसकी आंखों में साफ लालच नजर आ रहा था। उसके बाद ये अपनी सारी थंडर एनर्जीज को गैदर करते हुए एक दूसरा अटैक करता है। सेलेस्टियल पपेट भी यहाँ पीछे नहीं हटता और दोबारा से एक और पंच अटैक करता है। लेकिन इस बार ये जो मैसेंजर का अटैक था, इसमें बहुत ज्यादा थंडर एनर्जी थी, जिस वजह से जब दोनों के अटैक कोलाइड करते हैं तो बहुत सा थंडरस एनर्जी आसपास रिलीज होता है और ये जो थंडर थी ये सीधा अब वांग पिंग की बॉडी की तरफ जा रही थी। क्योंकि ये जो कि हल्का सा पैनिक करती है, लेकिन फिर वांग पिंग का हाथ टाइटली वो होल्ड करती है और वांग पिंग जो कि इस अटैक के बिल्कुल सामने था, वो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो चुपचाप यहाँ सामने खड़ा था और उसके मन में जैसे ही यकीन था कि उसका फादर उसे बचाने जरूर आएगा और उसके दिल में और उसकी नजरों में उसके फादर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई है ही नहीं, तो भला वो किसी और से क्यों डरे। ये जो इसकी कामनेस थी ना, इसकी आंखों में ये शांति था, ये देखकर जो थंडर मैसेंजर था ये और ज्यादा पगला जाता है और उसे ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चीज देख ली है। तो अब वो अपनी सारी की सारी लाइटनिंग को वांग पिंग की तरफ मूव करता है। जैसे ही सारी लाइटनिंग वांग पिंग की बॉडी के अंदर एंटर होने वाली थी कि तभी एक एंशिएंट वॉइस आती है जो कि बहुत लाउडली कहता है स्टॉप। बस फिर क्या, उस लाइटनिंग से लेकर हर एक सिंगल चीज, यहाँ तक कि हर एक दिन का वहाँ पे फ्रीज हो चुका था। वो जो थंडर लाइटनिंग थी जो कि वांग पिंग की बॉडी से बस 3 इंचेस दूर थी, वो भी पूरी तरीके से ऐसे फ्रीज हो जाती है। और ये आवाज तुम समझ ही गए होगे कि किसकी थी। अब यहाँ पे एक वॉर्टेक्स ओपन होता है वॉइड में और उस वॉर्टेक्स से वांग लिन सामने आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन उस लाइटनिंग को सेकंड्स में ही पूरी तरीके से डिसअपीयर कर देता है और फिर अपने पावर से किंग यी और वांग पिंग दोनों को कवर करते हुए अपने पीछे कर लेता है। वांग लिन समझ जाता है कि ये एक थंडर टेंपल का मैसेंजर है और वांग लिन को देखकर ये बंदा भी कहता है कि आखिर तुम कौन हो। अब ये जो मैसेंजर है ये भी हैरान था कि अचानक से इतना पावरफुल बंदा कैसे आ गया। हालांकि वो वांग लिन के कल्टीवेशन को देख नहीं पा रहा था। वांग लिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अगले ही पल वांग लिन उस घर से काफी दूर अपीयर होता है। साथ ही हम देखते हैं कि ये जो थंडर मैसेंजर था ये भी वांग लिन को फॉलो करते हुए आ जाता है। अब यहाँ पे तेज बिजलियां कड़कती हैं और थंडर मैसेंजर इमीडिएटली वांग लिन से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मुझे ये पपेट दे देते हो तो मैं तुम्हारे साथ साथ इन दोनों की जान भी बख्श दूंगा और तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। वांग लिन की तो सटक चुकी थी। वो यहाँ उस मैसेंजर से कोल्ड वॉइस में कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगर मैं एक कदम भी लेट हो जाता ना तो आज मेरा बेटा तुम्हारे हाथों मारा जाता और इस चीज ने मेरी बॉटम लाइन को टच कर लिया है, इसीलिए तुम्हें इसकी भरपाई अपनी जान दे के ही करनी होगी। पूरा आसमान मानो वांग लिन के इस वर्ड की वजह से गूंजने लगता है। चारों तरफ बिजलियां कड़क रही थी तक इस मैसेंजर का जो थंडर बीस्ट था जो कि यहाँ पे बिजलियां कड़का रहा था, उसकी बिजलियां भी इसके सामने जैसे फीकी पड़ जाती हैं। इस हद तक वांग लिन को गुस्सा आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो थंडर मैसेंजर था ये खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि तुम अपने कल्टीवेशन लेवल से तो मेरा सामना कभी नहीं कर सकते। यहाँ पे वांग लिन का ये जो सेलेस्टियल पपेट था वो इमीडिएटली एक गोल्डन फिगर में ट्रांसफॉर्म होकर तेजी से एक जोरदार पंच वापस इसकी तरफ चढ़ता है। पर इस बार ये जो मैसेंजर था ये अपने पास से एक नेट टाइप की चीज को निकालता है जो कि आसमान में छा जाता है और इसके पंच अटैक को इस बार ब्लॉक कर लेता है। जो मैसेंजर था ये इमीडिएटली अपने हाथों में कुछ सील्स बनाकर यहाँ पे थंडर लाइटनिंग को गैदर करता है और फिर वांग लिन की तरफ इसे तेजी से थ्रो कर देता है। वांग लिन यहाँ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपना मुंह खोलता और इस थंडर एनर्जी को सेकंड्स में ही डिवॉल्व कर जाता है। देखकर इस मैसेंजर का भी माथा घूम जाता है और तभी वांग लिन कहता है कि इतने से लाइटनिंग से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वांग लिन अपनी ओरिजिन एनर्जी में मौजूद उस एंशिएंट ड्रैगन की जो थंडर एनर्जी थी वांग लिन उसे अपने हाथ में गैदर करता है। लाइटनिंग बॉल वांग लिन के हाथ में अपीयर होती है जो कि आसमान को पूरी तरीके से हिला के रख देती है। काले बादल छा जाते हैं और सारी बिजली वांग लिन के हाथों में गैदर होती है और वांग लिन बस हल्के से वेव से ही इस पूरी लाइटनिंग को उस मैसेंजर की तरफ थ्रो करता है। जो देखकर ये मैसेंजर भी कम नहीं था और अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक रॉड को बाहर निकालता है और ये एक मेटल रॉड थी। वांग लिन के इस लाइटनिंग अटैक को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। जो देखकर ये मैसेंजर खुश था, लेकिन अगले ही पल इस रॉड में भी अब क्रैक बनने लगते हैं जो देखकर इसका चेहरा उतर जाता है और अगले ही पल ये मेटल रॉड डिस्ट्रॉय हो जाती है, साथ ही वांग लिन का ये थंडर अटैक भी। ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल इम्पैक्ट को छोड़ता है कि ये जो मैसेंजर था ये 10 कदम पीछे हट जाता है। अब यहाँ पे ये जो थंडर मैसेंजर था ये वांग लिन से कहता है कि तुमने यहाँ पर एक फेक मैसेंजर होने का ड्रामा किया, तुम वही कल्टीवेटर शूमो हो जिसे कि आज मैं यहाँ सजा देने के लिए आया हूँ। बताओ आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है?
यहाँ पे वांगलिन जब ये सवाल सुनता है तो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद खुद से कहता है कि मेरी कल्टीवेशन। वांगलिन थोड़ा सोचता है और जैसे जैसे वो सोचना शुरू करता है उसके अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है और ये फाउंडेशन लेवल से लेके कोर फॉर्मेशन, नैनसेंट सोल, फिर सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज और फिर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक तक पहुंचता है। लेकिन ये जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी इसकी बॉडी में ये ग्रो करना रुकती नहीं और जैसे जैसे ये और ज्यादा पीक पे जाती है तो वांगलिन एक्सटर्नल लेवल के अर्ली स्टेज पे पहुंचता है। अब ये देखकर इस मैसेंजर के जो एक्सप्रेशंस है ये भी बदलना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो एक फर्स्ट स्टेप के कल्टीवेटर को कोई थ्रेट समझता नहीं, लेकिन वांगलिन की कल्टीवेशन यार रुक ही नहीं रही, जो कि इस मैसेंजर को और ज्यादा टेंशन में डाल रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे जैसे सोचता है कि यार मेरी कल्टीवेशन कितनी है, तो उसके अंदर ये जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है ये और बढ़ने लगती है। बढ़ते 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 ये एक्सटर्नल लेवल के मिड स्टेज पे जाके रुकती है। देखकर ये जो मैसेंजर था ये राहत की सांस लेता है, पर तभी वांगलिन का जो डोमेन है अब ये बढ़ना शुरू कर देता है और ये एक्सटर्नल लेवल पे पहुंचता है, फिर मिड स्टेज पे पहुंचता है। ऐसे करते 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 वो एक्सटर्नल लेवल के बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच के रुकता है। यहाँ पर ये मैसेंजर हैरान था कि बंदा खुद मिड स्टेज का है लेकिन इसका जो डोमेन है ये एक्सटर्नल लेवल के फाइनल स्टेज का है, यानी कि अभी भी फर्स्ट स्टेप पे ही है। जो सुन के ये थोड़ा खुश हो रहा था, पर उसे पता है कि अगर इसका डोमेन लेट स्टेज पे है तो बंदा ये ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता। पर तभी वांगलिन जब अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को एक्टिवेट करता है तो इसके डोमेन की जो अंडरस्टैंडिंग थी बीते 72 साल में ये और ज्यादा बढ़ चुकी थी, स्पेशली लाइफ वाला पार्ट। तो यहाँ पे वांगलिन का ये डोमेन एक्सटर्नल लेवल के लेट स्टेज के बिल्कुल पीक पे जाके रुकता है कि बस ऑलमोस्ट सेकंड स्टेप पे पैर रखने ही वाला है। यहाँ पे वांगलिन भी हैरान था कि यार मेरा डोमेन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही वांगलिन ये भी जानता है कि फिलहाल उसने बस अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन के पावर्स का ही यूज किया है। अभी भी वो थंडर पावर और वो जो कार्मा डोमेन जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है उसने तभी ने रिलीज भी नहीं किया था। यहाँ दूर हम वांग पिंग को देखते हैं जो कि अपने फादर को देखे जा रहा था और उसकी कल्टीवेशन लेवल को भी ऐसे बढ़ता हुआ देखकर अचानक से इसकी सोल के अंदर एक फ्लक्चुएशन होता है, एक ऐसा फ्लक्चुएशन जो कि ये फील कर पा रहा था और कहीं ना कहीं उसे इस बारे में आइडिया भी था। यहाँ पे किंग ही वांग पिंग का हाथ और टाइटली होल्ड करती है और इससे कहती है कि चिंता मत करो, चाहे तुम कुछ भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम उस थंडर मैसेंजर को देखते हैं जो कि वांगलिन से कहता है कि अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि आखिर असली एक थंडर मैसेंजर कैसा होता है। तो साथ ही वो यहाँ पर सेकंड्स में अपने थंडर बीस्ट को ऑर्डर देता है जो कि उसका ऑर्डर पाते ही उसके सामने आके अपीयर हो जाता है। आसपास कड़ाके की बिजली गिरने लगती है, पर वांगलिन जब इसकी तरफ देखता है तो वांगलिन कंफ्यूज था और इससे कहने लगता है कि क्या सिर्फ एक थंडर बीस्ट को रखने से कोई थंडर मैसेंजर बन सकता है, और भला इस बीस्ट को तुम थंडर बीस्ट कह भी कैसे सकते हो, इसके पास तो थंडर हॉर्न्स भी नहीं। ये कहते साथ ही वांगलिन इमीडिएटली अपने बैग ऑफ होल्डिंग से अपने उस थंडर बीस्ट को बाहर निकालता है जो कि दिखने में किसी किलिन जैसा था और जिसके सिर पे एक सींग भी था और ये एक सिल्वर हॉर्न था। और भाई साहब थंडर बीस्ट यहाँ आते साथ ही वो कड़ाके की दहाड़ मारता है। इस मैसेंजर का जो थंडर बीस्ट है ये भी डर के मारे अब कांपना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मैसेंजर का तो चेहरा तुम पूछो ही मत, वो तो यहाँ इस बीस्ट को देखते साथ ही वांगलिन की तरफ देखता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वांगलिन ट्रू मैसेंजर है और मैं कोई फेक हूँ। अब वांगलिन थंडर बीस्ट जैसे ही इस मैसेंजर के बीस्ट को देखता है ना तो तेजी से इसकी तरफ दौड़ता है। इस मैसेंजर का जो बीस्ट था जिसकी ब्लड लाइन प्योर नहीं थी, पर वो सेंस कर पा रहा था कि मेरे सामने जो बीस्ट है यानी कि वांगलिन का थंडर बीस्ट अलग ही पावर की ऑरा को बिखेर रहा था, जिस वजह से अब ये बीस्ट जो है ये पैनिक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो मैसेंजर था वो उस थंडर बीस्ट के हॉर्न को देखकर कहता है कि यार ये तो एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट है, एक ऐसा सिल्वर हॉर्न बीस्ट जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल में भी बहुत कम पाया जाता है और जिनके पास भी है उनका स्टेटस काफी ज्यादा हायर है, यानी कि कुछ गिने चुने और हायर अथॉरिटी वाले जो मैसेंजर्स हैं उनके पास ही एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट है। और यहाँ एक कल्टीवेटर के पास जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल से बिलोंग भी नहीं करता और उसके पास एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मैसेंजर था इसके मन में लालच आता है और सोचता है कि अगर मैं इसके थंडर बीस्ट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लूं तो मेरा स्टेटस भी बढ़ सकता है। इमीडिएटली यहाँ अपने थंडर एनर्जी से एक स्वॉर्ड को बनाता है और वांगलिन की तरफ थ्रो करता है। साथ ही वो हवा में अपने हाथों को लहराते हुए चिल्लाते हुए कहता है हेवनली रियलम रिट्रिब्यूशन थंडर। बस फिर क्या ये कहते साथ ही पर्पल लाइटनिंग तेजी से इसके हाथों में गैदर होने लगती है और वांगलिन इसके पावर को देखकर समझ आता है कि वाकई में ये सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर कहलाने के लायक है और इसका जो डोमेन है ना ये थंडर से ही रिलेटेड होगा। अब वांगलिन निकालता है अपना सेलेस्टियल ब्रश और यहाँ पे 7 स्ट्रोक्स को वो बनाना शुरू कर देता है और हर स्ट्रोक में उसकी ओरिजिन सोल का एक पार्ट जाता है, जिसका मतलब उसके सोल के 7 पीस यहाँ बन चुके थे और उन सभी में जो थंडर
थंडर एनर्जी यानी कि उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन की जो एनर्जी वांग लिन ने अपने ओरिजिन सोल में अब्सॉर्ब की थी वो भी यहाँ पे नजर आ रही थी। के बाद उन स्ट्रोक से वो कड़ाके की हेवनली थंडर रिलीज होती है कि जो दो बीस्ट आपस में लड़ रहे थे ना एक दूसरे को डिवोर करने के लिए, ये दोनों भी यहाँ ठंडे पड़ जाते हैं और वांग लिन के 7 स्ट्रोक को देखने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये जो थंडर लाइटनिंग रिलीज हो रही है ये असल में एंशिएंट हेवनली थंडर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वांग लिन की ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन की जो पावर है उसके ओरिजिन सोल में इस वर्ल्ड में मौजूद सारे थंडर स्पेल सारे थंडर अटैक से कई गुना ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि इस एंशिएंट थंडर ड्रैगन ने एंशिएंट हेवनली थंडर को कॉन्कर किया था। क्योंकि वो वांग लिन के ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज हो चुका है तो तुम समझ सकते हो कि वांग लिन इस वक्त फुल एडवांटेज में है। यहाँ पे वांग लिन के 7 स्ट्रोक्स उस थंडर मैसेंजर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो थंडर मैसेंजर भी अपने उस पर्पल लाइटिंग वाले बॉल को इनकी तरफ आगे करता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे एक के बाद एक एक्सप्लोजन होते रहते हैं और ये जो मैसेंजर था ये खून की उल्टियां करने लगता है और 1000 फीट दूर जाके टेलीपोर्ट होता है। अब यहाँ पे ये रिट्रीट करने को दौड़ता है, लेकिन लालच इतनी ज्यादा इसके अंदर थी ना, ये वांग लिन से कहता है कि अगर तुम मेरे लेवल के होते ना या तुम्हें 100 साल और दिया जाए कल्टीवेट करने को तो तुम वाकई में मुझे भी पीछे छोड़ देते और शायद मैं यहाँ पर पहले अटैक में ही मारा जाता, लेकिन तुम एक सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर नहीं हो। तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ओरिजिन एनर्जी से किए गए अटैक की पावर क्या होती है। अब वांग लिन यहाँ पर 3 लोगों से फाइट कर चुका था जो कि सेकंड स्टेप पे थे। पहला हुआन फैमिली का एंसेस्टर, फिर कियान क्यूजी और अब ये मैसेंजर। और वांग लिन एक चीज समझ चुका था कि ये जो ओरिजिन एनर्जी है ये सेकंड स्टेप पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर तभी वांग लिन कुछ नहीं कहता और इमीडिएटली अपने पास से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि इसे मार डालू। कि तभी इस मैसेंजर की नजर जाती है वांग पिंग पे और वो कहने लगता है कि तुमने इसके लिए अपने 100 साल की जिंदगी बर्बाद की। हाँ, जो सुन के वांग लिन को गुस्सा आता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। पर तभी वो मैसेंजर जब दोबारा से अपने डिवाइन सेंस के जरिए से वांग पिंग को देखता है तो अचानक से इसका रिएक्शन पूरी तरीके से बदल जाता है। वो यहाँ पे वांग पिंग को मारना चाहता था, लेकिन वो वांग पिंग के अंदर 2 स्वॉर्ड एनर्जी को देखकर पूरी तरीके से पागल था और कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ फाइट नहीं कर सकता और तुम पागल हो कि तुमने एक स्प्रिट के पीछे इतनी टेरिफाइंग और पावरफुल तो स्वॉर्ड एनर्जी बर्बाद कर दी। सो होमीज नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 500 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट डे वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।